ऑलराइट जी, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि किसी भी एंटिटी की अगर आप बात करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो सर्विस कंपनी है या वो ट्रेडिंग कंपनी है, सो उनका जो इनकम है, क्या उस इनकम को उन्होंने रेवेन्यू ट्रीट करना है या रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना। ठीक है। दूसरी बात, क्या वो जो उनकी इनकम है वो किस पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास IFRS 15 के अंदर आते हैं। सो IFRS 15 प्रैक्टिकली देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि हर एंटिटी जो कि बिजनेस कर रही है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। अब उस रेवेन्यू को कब, कहाँ, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी बातें जो है वो आपके पास IFRS 15 के अंदर आती हैं। IFRS 15 नाम से जाहिर है रेवेन्यू। सबसे पहले हमें समझना है कि रेवेन्यू क्या होता है, और फिर दिस इज द रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। ये वो रेवेन्यू है जो कि आपके कस्टमर, अब कस्टमर हम किसको बोलते हैं कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं कार्स का बिजनेस करता हूँ, तो जो मुझसे कार खरीदने आएगा वो मेरा कस्टमर है। सो रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज वी रिकॉर्ड एज द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू और इनकम में फर्क होता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि वैसे वैसे तो बहुत बेसिक लेवल की बात है। अर्लियर अकाउंटिंग में हमने ये बात पढ़ी थी, लेकिन इसको आपने याद रखना है। इनकम हम कहते हैं कि इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज आता है तो उसको हम इनकम कहते हैं। अब ये इंक्रीज तीन फॉर्म्स में होता है। ये इंक्रीज इनफ्लोस की फॉर्म में हो सकता है। नंबर टू, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट की फॉर्म में हो सकता है। नंबर थ्री, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज की फॉर्म में हो सकता है। अब जब मैं इनफ्लोस की बात करता हूं तो इनफ्लोस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, ये इनफ्लो है, पैसे आ रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है। अगर आपने शेयर परचेज किए हुए हैं तो आपको डिविडेंड इनकम आ रही है। ठीक है। ये है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज, जो पैसे आ रहे हैं। सो इनकम इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट को कहते हैं, और ये इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट तीन फॉर्म्स में होता है। एक रेंटल इनफ्लोज की फॉर्म में, जिस तरह रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम। ये आपने क्या किया हुआ है भाई, ये आपने इन रेंटल पे प्रॉपर्टी दी हुई है, वहां से आपको इनकम आ रही है। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉर एग्जांपल बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम है। शेयर्स परचेज किए हुए कंपनी के, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड इनकम है। ये है इनकम, वो इनकम जो कि इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज है। दूसरा भाई, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स। देखिए, अब इसी की अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूं, आपने शेयर परचेज किए हुए हैं। जब आपने शेयर परचेज किए थे तो आपने उसकी एंट्री क्या की थी, शेयर्स एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है, शेयर फाइनेंशियल एसेट होता है। डेबिट करते हैं फाइनेंशियल एसेट को और क्रेडिट करते हैं कैश को या बैंक को, आपने जब शेयर परचेज किए। अच्छा, जब आपने ये शेयर परचेज किया था तो एक शेयर जो था वो $5 का था। तो आपने लेट्स अज्यूम 1000 शेयर परचेज किए, तो ये हो गया जनाब 50,000, 5000। ठीक है जी, 5000 हो गया। सो जी ये ने 5000 रिकॉर्ड कर लिया। अब ये शेयर मार्केट के अंदर हो गया $8 का। ठीक है। अब आपको क्या हुआ, $3 का फायदा हो गया। अब आपका फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट करोगे फाइनेंशियल एसेट को, कितने से, 5000 पे तो पहले रिकॉर्डेड है, 3000 से फर्दर उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि एसेट में इंक्रीज डेबिट होता है। अब ये जो इंक्रीज आया है, इसका क्या करेंगे, ये गेन है आपका फाइनेंशियल एसेट पे, ये जाएगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर, 3000।
अब ये जो प्रॉफिट और लॉस को हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट करने का मतलब होता है इनकम या गेन रिकॉर्ड करना, और प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करने का मतलब होता है लॉस और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। तो अब देखो, ये आपका जो इनकम आई कैसे आई? एनहेंसमेंट ऑफ एसेट की फॉर्म में, एसेट इंक्रीज कर गया, ये सेकंड टाइप ऑफ इनकम है। अब आ जाओ भाई आपके पास डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज में। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वो भी क्या होता है? वो भी आपकी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी, फाइनेंस कॉस्ट आपने क्या किया? आपने फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको बोलते हैं। आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट और लॉस को किया डेबिट। लेट्स अज्यूम फाइनेंस कॉस्ट है आपकी $500, और क्रेडिट किया, अभी आपने पे करना है इस इंटरेस्ट को, तो करंट लायबिलिटी बनाते हैं। पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है। अब हुआ ये कि जब आप इंटरेस्ट पे करने लगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो करना है कितना? वो $400 करना है। एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब हो गया $400 का। आप क्या करोगे? आपने जो इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी उसको खत्म करोगे। इंटरेस्ट पेएबल कितने से? 500 से रिकॉर्ड किया हुआ था, 500 से उसको डेबिट कर दो। आपने इंटरेस्ट पे कितना किया? 400, बैंक को क्रेडिट कर दो। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 100 का, ये क्या है? ये डिक्रीज इन द लायबिलिटी है। तो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस कितने से? 100 से। अब अगेन, प्रॉफिट और लॉस जब क्रेडिट होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? या इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या गेन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन दैट केस आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रिवर्सल ऑफ आपका एक्सपेंस है जो आपने 500 का बुक किया था, और लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स योर इनकम। सो इनकम इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, चाहे वो इनफ्लोज की फॉर्म में हो, जैसा रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, या एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स की फॉर्म में हो, या डिक्रीज इन लायबिलिटीज की फॉर्म में हो, या इंक्रीज इन इक्विटी की फॉर्म में हो। ठीक है, किसी भी तरीके से। और रेवेन्यू क्या होता है? ये वो इनकम है विच इज अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इनकम फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस को रेवेन्यू बोलते हैं। अगर मैं गाड़ियों का काम करता हूँ तो गाड़ी बेच के जो इनकम आएगी वो मेरा रेवेन्यू। अगर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ तो फर्नीचर बेच के जो इनकम आएगा वो मेरा रेवेन्यू। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है चॉकलेट्स की तो चॉकलेट्स बेच के जो मुझे इनकम आएगी वो मेरा रेवेन्यू है। बट लेट्स अज्यूम मेरी एक शॉप है फॉर एग्जांपल होलसेल की, उसमें मैं यही बिस्किट्स वगैरह सेल करता हूँ, कैंडीज एंड बिस्किट्स। उसके बाहर मैंने एक जगह जो है, वो शवरमे वाले ने मुझसे, एक शवरमा का स्टॉल है, उसने मुझसे रेंट पे ली हुई है कि मैंने अपना स्टॉल आपकी शॉप के आगे लगाना है, और वो मुझे 20,000 रुपये रेंट पे करता है। वो मेरी इनकम तो जरूर है क्योंकि रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन वो मेरा रेवेन्यू नहीं है क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नॉट द रेंटल्स। सो ये बात याद रखें हमेशा कि इनकम इज द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये चाहे वो इनफ्लोज की फॉर्म में हो, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट की फॉर्म में हो, या डिक्रीज इन लायबिलिटी की फॉर्म में हो। और रेवेन्यू इज द इनकम फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब इसी रेवेन्यू पे जो आपका स्टैंडर्ड है जिसको हमने स्टार्ट करना है, वो आपके पास है IFRS 15, विच इज द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अब अगर हम नॉर्मली देखें कि एंटिटी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि चलो फर्नीचर वाला रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करता होगा? जब उसके बाद कोई कस्टमर आया, उसने कहा जी मैंने ये फर्नीचर खरीदना है, लेट्स अज्यूम बेड सेट खरीदना है, उसने बेड सेट के अगेंस्ट पेमेंट की, उसने उसको बेड सेट उसको घर पहुंचा दिया, उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदने एक बंदा आया, गाड़ी शोरूम में खड़ी हुई थी, गाड़ी के अगेंस्ट उसने पेमेंट की, और पेमेंट का या ड्राफ्ट जो भी था, बैंक ड्राफ्ट था या चेक था या कैश ट्रांसफर किया या कैश लेकर आया, उसने पेमेंट की, गाड़ी की, हमने उसको चाबी दी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कराया, वो गाड़ी ले गया, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे, चलो ये तो मैंने दोनों केसेस में गुड्स की एग्जांपल दे दी,
मैं आपको सर्विसेज की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में गए, आपने हॉस्पिटल के काउंटर पे चेकअप की पेमेंट की, उन्होंने आपको एक स्लिप दे दी कि जी वो सामने डॉक्टर साहब का जनाब ऑफिस है, वहाँ चले जाएं। आपने चेक करवाया, तो आपने जनाब क्या किया, चेक करा के वापस आ गए, डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लिख के दे दी, हॉस्पिटल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जब आप गुड्स या सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करनी है वो आप प्रोवाइड कर दें, या वो प्रॉमिस मीट कर लें जो गुड्स और सर्विस का है, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो क्या है यहाँ पे, द कोर प्रिंसिपल ऑफ IFRS 15 इज दैट एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू, कब रिकॉर्ड करती है? टू डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब शो करना, किस चीज को? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू इन कस्टमर, कि जो गुड्स या सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करनी है, जब वो गुड या सर्विस आप प्रोवाइड कर दें, आप अपना प्रॉमिस मीट कर लें, आप अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर लें, तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं इन एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? वो जो अमाउंट आपको रिसीव होगी, टू विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स सर्विसेज, जो उस गुड्स सर्विसेज गेंस आपको मिलनी है। फर्नीचर का बेड सेट सेल किए तो कितने का आपने सेल किया है, वो अमाउंट आपकी कंसिडरेशन है जो आपको रिसीव होनी है या रिसीव हो गई है, जिसको आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप फर्नीचर की शॉप पे जाएं, आप उनके अपनी उनकी एल्बम से देखेंगे आपको किस तरह का फर्नीचर बनवाना है। वो आपको कहेंगे अगर आप ऑर्डर देंगे तो आपका महीने में तैयार हो जाएगा, और आप उनसे अच्छा जी ये पकड़े जी, ये अमाउंट है, आप हमें महीने बाद फर्नीचर दे दीजिएगा। अब जिस टाइम आपने उनसे पैसे पकड़ लिए हैं बेड सेट के, तो उस स्टेज पे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो अभी तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी सेटिस्फाई नहीं की। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने का मतलब नॉर्मली क्या है कि जिस दिन फर्नीचर आप उनको दे देंगे, जिस दिन फर्नीचर का कंट्रोल उनको दे देंगे, जिस दिन फर्नीचर उनको डिलीवर कर देंगे, या जिस दिन उनका फर्नीचर बन जाएगा, उनको कह दें कि आके उठा लें, उसके बाद वो आके उठाएं या ना उठाएं वो फिर और देर की बात है, लेकिन आपने उनका बना के रख दिया, उस दिन वो आके फर्नीचर अपना ले सकते हैं। उस दिन आपने क्या किया, अपना प्रॉमिस सेटिस्फाई कर लिया। सो जिस दिन एंटिटी अपना प्रॉमिस सेटिस्फाई कर लेगी रेलिवेंट टू द गुड्स और सर्विसेज, उस दिन एंटिटी उस अमाउंट को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है। उससे पहले, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे फर्नीचर की एग्जांपल दी, अगर आपने अमाउंट रिसीव कर ली है तो आप कैश को डेबिट कर लोगे, और आप उसको क्या बनाओगे, आप उसको डेफर्ड इनकम बनाओगे। डेफर्ड इनकम क्या होती है भाई? लायबिलिटी है, पैसे आपने पकड़ लिए हैं, आपने अभी तक अपनी प्रॉमिस को मीट नहीं किया, वो प्रॉमिस मीट होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अब जिस दिन वो प्रॉमिस मीट हो जाएगा, फिर आप इस डेफर्ड इनकम को खत्म कर दोगे, आप इस लायबिलिटी को खत्म कर दोगे, और आप क्या बना लोगे, आप रेवेन्यू को क्रेडिट कर दोगे, यानी प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट कर दोगे, या आप यहाँ पे रेवेन्यू लिख लें, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि बना बनाया फर्नीचर था, आप गए, आपने पेमेंट की, फर्नीचर उठाया, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, इन दैट केस सीधा सीधा कैश डेबिट हो जाएगा, और रेवेन्यू या सेल्स, या सेल्स रेवेन्यू या प्रॉफिट और लॉस आपका सिंपली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट अवे जिस टाइम आपने स्ट्रेट अवे क्या की, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एट पॉइंट इन टाइम जो है वो क्या कर दिया, उसी टाइम पे सेटिस्फाई कर दिया, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के IFRS 15 ने बताया जी 5 स्टेप्स, कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो उसके हैं 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स को याद रखने के लिए जो इसका एक्रोनिम है, जिसको हम निमोनिक भी कहते हैं, COPAR, कॉपर से याद रखें इसको, COPAR, कॉपर। और ये सारा सीक्वेंस के अंदर है, COPAR। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई को कॉन्ट्रैक्ट करने की डिटेल में हम अभी आगे जाएंगे, लेकिन अभी हल्का फुल्का समझने के लिए कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द कस्टमर।
जिसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, जिसमें कंसिडरेशन की टर्म्स भी हैं, जिसमें सारी दोनों पार्टीज के राइट्स भी हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज होना जरूरी है। नंबर 2, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो स्टैंड फॉर ऑब्लिगेशन, कौन सी ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ, आप मुझसे मेरे पास आए कि जी हमें अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी, आपसे मैंने पूछा किस तरह क्या करते हैं आप, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने कहा जी हमने सॉफ्टवेयर बनाना भी है, आप हमें सॉफ्टवेयर बना के भी दें, हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी दें, उसकी रेगुलर जो है वो हमें आप मेंटेनेंस भी दें, उसकी रेगुलर अपग्रेड्स भी दें, और जो भी हमारे स्टाफ वगैरह को इशू है उसके लिए ट्रेनिंग भी उसकी करके दें। अब देखो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि सॉफ्टवेयर बनाना भी है, अच्छा इंस्टॉल भी करना है। अच्छा, यानी अब जाहिर बात है, अब जो बनाएगा वही इंस्टॉल करेगा, अच्छा चलो ये तो एक ऑब्लिगेशन हो गई। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर बना के देंगे, इंस्टॉल आप खुद भी कर सकते हैं, तो फिर ये अलग-अलग ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक है जी, इसके अलावा स्टाफ को पहले से ये सॉफ्टवेयर आता है, तो वो खुद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ को ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, आपको ट्रेन भी करना है, ये अलग ऑब्लिगेशन हो गई। अच्छा, फिर आप इसकी रेगुलर अपग्रेड्स अपग्रेड्स आप लेंगे, नहीं लेंगे तो हाँ उसकी अपग्रेड ऑफ भी हो जाएंगी, सब विंडोज की हो जाती हैं, आप उस तरह चलाएं, उसको चलता रहेगा। नहीं जी हमें रेगुलर उसकी अपडेट्स और अपग्रेड्स भी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है ये लहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो भाई कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, उनको आइडेंटिफाई करो। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि वो सारी की सारी ऑब्लिगेशन एक पॉइंट इन टाइम पे मीट नहीं हो जाएंगी। आप गाड़ी लेते हो ना, नहीं तो फॉर एग्जांपल उसकी फर्स्ट 2 सर्विसेज फ्री होती हैं, लेकिन कंपनी को तो उसका चार्ज पड़ता है, आपको फ्री है ना, कंपनी को तो उसका चार्ज पड़ता है। अब कंपनी ने क्या करना होता है कि वो जो सर्विस उन्होंने देनी है ना, उसके चार्जेस को अलहदा करना है। क्योंकि जब कंपनी ने गाड़ी सेल की है, तो पहली सर्विस पहले साल के अंदर है, या साल के अंदर 2 है, या पहले पहले साल के अंदर, दूसरी दूसरे साल के अंदर। तो वो सर्विस जिस टाइम पे गाड़ी आपने कस्टमर को दी है, उसी टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो बाद में प्रोवाइड होगी, साल बाद या साल के अंदर अंदर, या फिर दूसरे साल वाली दूसरे साल के अंदर अंदर। तो सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक पॉइंट इन टाइम पे मीट नहीं होंगी, इसीलिए आपने क्या करना है, आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो सारी की सारी एक पॉइंट इन टाइम पे मीट नहीं हो। फिर आपने डिटरमिन करनी है ट्रांजैक्शन की प्राइस, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जब उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो एक ओवरऑल पैकेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी, फिर उनका अच्छा सॉफ्टवेयर लेना भी है, इंस्टॉल भी करवाना है, अपडेट्स भी लेनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, चले आपको एक पैकेज दे देते हैं। लेकिन पैकेज अगर दे दिया है, तब भी कंपनी ने तो उसको सेपरेटली अपने पास रिकॉर्ड करना है, वो हम अगले स्टेप पे जाके करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। अच्छा, ये अब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये वेरिएबल प्राइसिंग पे भी हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें और एलिमेंट्स भी, इसमें नॉन कैश एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें फाइनेंसिंग एलिमेंट भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, हर स्टेप की अपनी अपनी डिटेल्स है। फिर चौथे स्टेप पे हमने क्या करना है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। हमने सेकेंड स्टेप पे ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई की थी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी है। थर्ड स्टेप पे हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमिन की। अब उसमें एक ऑब्लिगेशन की अलैदा अलैदा क्या प्राइस है, उसको आइडेंटिफाई करना है, एलोकेट करना है। यानी प्राइस को एलोकेट करना है किस पे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। ये तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी। इसमें फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को ए को भी एलोकेट करना है, बी को भी एलोकेट करना है, सी को भी एलोकेट करना है। इसका अब ये सीधा नहीं होता कि डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा एक तरीका है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। तो स्टेप नंबर 4 है कि स्टेप नंबर 2 और 3 का मिक्सचर, कि जो 3 पे आपने ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई की और जो 2 पे आपने ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की है, उस प्राइस को उन ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट कर दो। और स्टेप नंबर 5 फिर है आखिरी स्टेप, जो कि अल्टीमेट आपका गोल है, क्या, रिकॉर्ड करना किस चीज को, रेवेन्यू को, रिकॉग्नाइज करना किस चीज को, रेवेन्यू को, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ये वही प्रॉमिस है जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है, कि वो जो गुड्स और सर्विस से एसोसिएटेड प्रॉमिस है, उसको आपने क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया।
तो याद रखें जी 5 स्टेप्स हैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने हैं 5 स्टेप है। सबसे पहले देखना है क्या इनके दरमियान एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है। फिर टोटल प्राइस जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो डिटरमिन करनी है। फिर आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देना है जनाब डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे, और फिर जो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट होती जाएगी, उसका प्रॉमिस मीट होता जाएगा, उसका जनाब रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड होता जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 ये वही है जो भी मैंने बताया, सी आइडेंटिफाई करें किस चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें, लॉ कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, लॉ लॉ बिजनेस लॉ में अगर आपने ये चीज पढ़ी होती है, कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। दूसरा एलिमेंट होता है कॉन्सिडरेशन, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट का इन्वॉल्व होना। अगर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा एलिमेंट होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि आपकी एक लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है, एग्रीमेंट, कॉन्सिडरेशन एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी वो कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कोई डोमेस्टिक बात नहीं हो रही। अब देखें वही बात है। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, यानी पहली चीज उनके आपस में एग्रीमेंट है। फिर दोनों पार्टीज का राइट्स को डिफाइन करना। जाहिर बात है, एक पार्टी को पेमेंट मिलनी है तो उसका पेमेंट राइट है, दूसरी पार्टी को गुड्स या सर्विसेज मिलनी है तो वो उसका राइट है। फिर पेमेंट टर्म्स का डिफाइन होना, कॉन्सिडरेशन। फिर ट्रांजैक्शन की कमर्शियल सब्सटेंस होना, इकोनॉमिक रियलिटी होना, जिसको हम एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कहते हैं, और इस केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इसको रिलेट किया जा सकता है। यानी इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, रिस्क के फैक्टर्स, टाइमिंग के फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, सारी चीजें। और फिर जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप के अंदर सॉरी, वो ये है, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। दैट मींस ये प्रोबेबल है कि दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। अगर आपको पहले दिन से ये पता है कि भाई ये जो हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, इस पे पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, या इतने पैसे मिलने हैं, तो जितने पैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलेंगे, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने लिखे हुए, नहीं, जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलेंगे, या आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे पैसे, तो फिर आपने रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करना है जब ये प्रोबेबल हो कि एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, पैसे आपको मिलेंगे। इसी एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। A vendor sells 1,000 units of a product to a customer in return for contractually agreed amount, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है कितनी अमाउंट, 1 मिलियन। दिस इज द वेंडर फर्स्ट सेल टू द कस्टमर इन द जोग्राफिक रीजन, उस जगह पे यानी उस खित्ते के अंदर पहली दफा ये सेल कर रहे हैं। एंड द रीजन इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफिकल्टी, वहाँ इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, हालात खराब है वहाँ के इकोनॉमिक। The vendor believed that economic condition will improve in the future and that by establishing a trading relationship now with the customer, sales volume in future will be enhanced. वो कहते हैं लेकिन उनके हालात बेहतर हो जाएंगे और आगे फ्यूचर में हमें फायदा होगा, हमसे ज्यादा माल परचेज करेंगे। However, for this contract, the vendor does not expect the customer will be able to pay the full amount, जो कि एग्री हुई है, उसको लगता है कि पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी। Consequently, the vendor determined that it expects to offer a 50% discount to its customer. तो वो क्या करता है, कस्टमर को उसको पता होता है कि हालात उनके खराब है, पैसे पूरे नहीं मिलने, तो वो उसको 50% डिस्काउंट ऑफर कर देता है। इसका मतलब है उसको 50% पेमेंट मिलनी है। तो इन दिस केस वो क्या करेगा, वो 5 लाख, यानी 1 मिलियन तो 10 लाख होता है, 5 लाख रिकॉर्ड कर सकता है एज द रेवेन्यू, जब वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर लेगा।
वो पूरी की पूरी 1 मिलियन, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1 मिलियन लिखी हुई है, लेकिन एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि उसको भाई 5 लाख मिलेंगे, हाफ पेमेंट मिलेगी, तो वो हाफ पेमेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे। एक और एग्जांपल है, Aluna has a year end of 31st December 2001. On 30th September, Aluna signed a contract with the customer to provide them with an asset on 31st December 20x1. ठीक है जी, 30 सितंबर को एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई वो 31 दिसंबर तक उनको एसेट प्रोवाइड कर देंगे। कंट्रोल ओवर द एसेट पास टू द कस्टमर ऑन 31 दिसंबर, एसेट का कंट्रोल पास हो गया, मिल गया कस्टमर को। कस्टमर विल पे 1 मिलियन ऑन 30 जून 20x2, 6 महीने बाद। By 31st December, as a result of the changes in the economic climate, फिर economic climate change हो गया, मौशी हालात चेंज हो गए। Aluna did not believe it is probable that it would collect the consideration that it was entitled to. तो उसको लगता है कि ये पैसे नहीं मिलने वाले, so therefore the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized, क्योंकि ये probable है कि उसको पैसे नहीं मिलने। तो ये बात याद रखिएगा कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी मर्जी अमाउंट लिखी हुई हो, पहले तो ये होता था, अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि आप क्या करते थे, आप फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर उसके बाद उसको इररिकवरेबल डेट क्रिएट कर लेते थे। लेकिन इन डेट केस क्या होता था, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते थे और फिर इररिकवरेबल डेट तो एक्सपेंस होता है ऊपर रेवेन्यू तो आपने रिकॉर्ड कर लिया ना, नीचे आप उसको एक्सपेंस रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज करते, रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज करते थे और एक्सपेंस बुक कर लेते थे। यहाँ पे IFRS 15 कहता है कि भाई अगर आपको पहले से ही पता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी, तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना। वो रिवर्सल ऑफ द रेवेन्यू तो बाद की बात है ना, वो तो तब होगा जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता। यहाँ पे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं होना, क्योंकि जब प्रोबेबल हो के द इकोनॉमिक बेनिफिट विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है भाई आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। इसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखिए एक सिंगल डिलीवरेबल है या सेवरल मल्टीपल डिलीवरेबल्स है, एक चीज प्रोवाइड करनी है या मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करनी, एक सर्विस देनी है या मल्टीपल सर्विसेज दे, या चीजें और सर्विसेज साथ साथ देनी है, गुड्स भी देनी है सर्विसेज भी देनी है तो आइडेंटिफाई करें। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ABC तक एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों एक जैसी लिंक्ड एग्जाम्पल है, इसको बड़े गौर से पढ़ना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। A vendor enters into a contract with the customer to supply a license for the standard off-the-shelf software package, install the software, and provide unspecified software updates and technical support for a period of 2 years. एक वेंडर जो है वो कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, किस चीज़ के लिए, एक सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर क्या करना है जनाब, इंस्टॉल करना है और उनको अनस्पेसिफाइड अपडेट्स भी प्रोवाइड करनी है, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है 2 सालों तक। द वेंडर सेल द लाइसेंस यानी लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। टेक्निकल सपोर्ट वो सेपरेटली ऑफर करता है यानी, और लाइसेंस सेपरेटली देता है इस सॉफ्टवेयर का। And the installation service is routinely provided by a number of other unrelated vendor। अगर आप इनसे सिर्फ सॉफ्टवेयर ले लें तो इंस्टॉलेशन आप किसी और से भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है इनसे करवानी। The software will remain functional without the software updates। अगर ये अपडेट प्रोवाइड ना भी करें तो सॉफ्टवेयर स्टिल चलता रहेगा टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट्स के बगैर भी। The software is delivered separately from the other goods or services and can be installed by a different third party। मैंने अभी बताया आपको सॉफ्टवेयर अलग से आपको मिल जाएगा, किसी और से इंस्टॉल करवा लें, अपडेट्स के बगैर भी चलता रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी चलता जाएगा। सो इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सॉफ्टवेयर एक अलग ऑब्लिगेशन है, उसकी इंस्टॉलेशन अलग ऑब्लिगेशन है, उसकी अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट अलग से ऑब्लिगेशन है। तो इसमें 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस वाले सिनेरियो के अंदर। क्योंकि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ले लें किसी और से इंस्टॉल कराएं तो इसका मतलब इनसे करवाएंगे तो वो अलग ऑब्लिगेशन है, अपडेट्स के बगैर भी चल जाएगा तो अपडेट्स अलग ऑब्लिगेशन है, टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी चल जाएगा तो टेक्निकल सपोर्ट एक अलग ऑब्लिगेशन। इसी सिनेरियो को चेंज किया थोड़ा बी पार्ट के अंदर। The vendor contract with the customer is same as in the scenario A,
Except that as part of the installation service, the software is to be substantially customized in order to add significant new functionality to enable the software to interface with other software already being used. अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, सॉफ्टवेयर उनको कस्टमाइज करके देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कुछ चीजें चल रही हैं, उसके साथ उसकी इंटीग्रेशन करके देनी है, वरना नहीं वो चलेगा। अब इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन एक ऑब्लिगेशन हो गई, और बाकी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट सेम है, अपडेट्स के बगैर और टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी चल जाएगा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट अलग, इसमें 3 हो गई। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी देना है, इंस्टॉल करके भी देना है, ये तो एक ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे सिर्फ आपसे, कस्टमाइज भी करके देना है, तो ये एक ही ऑब्लिगेशन होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट के बगैर चल जाता है तो दूसरी अलग ऑब्लिगेशन होगी, टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी चल जाता है तो ये अलग ऑब्लिगेशन। अब आ जाते हैं सिनेरियो सी में, ये भी वही है, थोड़ा चेंज किया। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स कस्टमर इज सेम इन द बी, यानी सॉफ्टवेयर भी देना है और इसको इंस्टॉल करके भी देना है। और क्या चेंजेस हैं? The vendor is the only supplier that is capable of carrying out the customized installation। तो इसका मतलब है, तो ये तो ऑलरेडी पिछली बार ही डिटरमिन हो गया था कि वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। The software updates and technical support are essential to ensure that the software continues to operate satisfactorily and customer employees continue to able to operate the related IT system। ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता, और किसी और एंटिटी से आप ये ले भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ही ये प्रोवाइड करनी है। इन दिस केस ये एक कंबाइंड सर्विस है, ये पूरी सर्विस यानी सॉफ्टवेयर देना, इंस्टॉल करके देना, उसकी अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट देना, ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अलग अलग नहीं है। तो दिस कंबाइंड सर्विस आइडेंटिफाइड एज अ सिंगल डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस। ये सारी की सारी चीजें यानी सॉफ्टवेयर, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट, ये एक ही ऑब्लिगेशन है, ये अलग अलग ऑब्लिगेशन नहीं है। अब उसके बाद आपके पास है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी, कि भाई ये इस पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक ऑब्लिगेशन है या मल्टीपल है, वो कितने का है, कितने में प्रोवाइड करनी है एंटिटी ने गुड्स या सर्विसेज। याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएबल कंसिडरेशन भी हो सकती है, कंसिडरेशन वेरी करे। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह प्रिंटिंग वाले होते हैं ना, आप उसके पास जाएं, आप उससे कहें यार मैंने ये फॉर एग्जांपल ये ब्रोशर छपवाना है, तो आप कहेंगे यार 1000 छपवाने हैं तो ये रेट है, 2000 छपवाने हैं तो ये रेट है। जितने ज्यादा छपते जाएंगे आपकी कम होती जाती है प्राइस, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कम होती जाती है। तो इस वजह से जब कम यूनिट होते हैं तो ज्यादा प्राइस होती है, ज्यादा क्वांटिटी होती जाती है तो प्राइस कम होती जाती है। इस तरह फैक्ट्री से आप कहेंगे जी मैंने फॉर एग्जांपल 1000 शर्ट्स लेनी है, तो वो कहेंगे 1000 पे ये रेट है, 2000 पे ये रेट है, ये भी वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, ये भी IFRS 15 ने आके इंट्रोड्यूस किया कि भाई अगर आपको पेमेंट जो है वो फ्यूचर में मिलनी है, साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करना है एज रेवेन्यू। अगर आपको पेमेंट फ्यूचर में मिलनी है तो आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब इस प्रेजेंट वैल्यू के निकालने को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्काउंटिंग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आगे जाके पढ़ेंगे भी हम। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। आर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके थ्रू हमने इसको डिस्काउंट करना है, और एन जो है वो कहते हैं हम नंबर ऑफ years को। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में मिलनी है कंसिडरेशन, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करें। वेरिएबल कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट वेरी कर रही है, ठीक है जी। इस तरह भी होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर को आपने फॉर एग्जांपल कहा 100 यूनिट्स भेज दिया, आपने कहा जितने आपने रखने हो रख ले, उसकी उसकी आपको इनवॉइस भेज देंगे बाकी वापस भिजवा देंगे। ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन है कि वो कितने एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर कारोबारी आजाद इस तरह करते हैं, यार मैं भिजवा रहा हूँ माल चाल, देख लेना जितना रखना हो रख लेना, बाकी फिर वापस भिजवा देना, या फिर बाकी मैं बता दूंगा किसको देने, वो दूसरे दुकानदार को भिजवा देना। अब ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन है कि वो कितने एक्सेप्ट करता है। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती है
कि जिसमें आप एक्सचेंज में कैश नहीं दे रहे बल्कि नॉन कैश एलिमेंट, फॉर एग्जांपल शेयर एक्सचेंज हो रहा है कंसिडरेशन में आपको शेयर्स मिल गए, ठीक है। फिर है कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि आप कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से तो पेमेंट हमें लेनी है। कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर यानी हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये कौन से सिनेरियोज होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आजकल सुपर स्टोर्स वगैरह पे होते हैं, जिस तरह इम्तियाज हो गया, चेजअप हो गया, चेज वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो क्या की होती हैं, वो सेल की होती हैं चेजअप को, चेज वैल्यू को, इम्तियाज को। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपर एल्स वगैरह में, शेल्स वगैरह में डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने पूरी पूरी वहां पे ब्रांडिंग की होती है, वहां पे अपने नुमाइंदे खड़े किए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है जी, और पूरी ब्रांडिंग की होती है। उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, आपसे रेंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इम्तियाज पे आपने एक अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है और पूरा सेक्शन उनसे लिया हुआ है जिसमें अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है, तो उससे वो आपको उसका रेंट चार्ज करते हैं। तो हम उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और फिर उनको पेमेंट भी कर रहे हैं। अब ये दो अलग चीज है एक तो उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू आना है, और फिर उनको पेमेंट भी कर रहे हैं किस चीज के लिए, प्रॉपर ब्रांडिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए। लेकिन जाहिर बात है ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं कि हम उनको पेमेंट क्यों कर रहे हैं, उन चीजों के लिए जो हमने उनको सेल की है ताकि वो प्रॉपरली बिक जाएं। तो इसकी ट्रीटमेंट भी कनेक्टेड होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। इसी तरीके से अगर कस्टमर के पास ये राइट है कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दे, तो कंसिडरेशन वेरिएबल है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आपने उसको चीजें भिजवा दी, आपने कहा जितनी रखना हो रख लेना, बाकी वापस भिजवा देना, इसका मतलब है कंसिडरेशन वेरिएबल है। तो अब जाहिर बात है रेवेन्यू उसी चीज के अगेंस्ट रिकॉर्ड होगा जो वो एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल देखते हैं। Norton enters into 50 contracts with customers. Each contract includes the sale of one product of 1,000. The cost to Norton of each product is 400. Cash is received upfront. Advance में सारा receive हो जाता है. And control of the product transfers on delivery. Customer can return the product within 30 days to receive the full refund. 30 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं, पैसे पूरे वापस कर देंगे आप उनको. Norton can sell the return goods at a profit, वो किसी और को बेच देंगे. Norton has significant experience in estimated returns for this product. It estimated 48 products will not be returned. अब देखें आपने क्या किया, आपने अब 50 प्रोडक्ट सेंड किए हैं, एक प्रोडक्ट 1000 पे, और आपको लगता है कि 48 प्रोडक्ट आपका बेस्ट एस्टिमेट है कि रिटर्न नहीं होंगी। हाँ, आपको लगता है 2 रिटर्न होंगी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको लगता है 2 रिटर्न हो जाएंगे, और पेमेंट आपने एडवांस में रिसीव कर ली। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप डेबिट करोगे कैश को 50,000 से, 50,000 आपको रिसीव हुआ, 50 प्रोडक्ट इनटू 1000, और क्रेडिट करोगे रेवेन्यू को कितने से, 48,000 से, क्योंकि आपको लगता है 48 प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होंगी। और जो आपको लगता है कि रिटर्न हो जाएंगी उनके अगेंस्ट आप क्या रिकॉर्ड करोगे, एक रिफंड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, तो रिफंड लाइबिलिटी 2000 की क्या कर लोगे, बुक कर लोगे, 2 इंटू $1000। सो कैश रिकॉर्ड हुआ 50,000 का और बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ 48,000 का, और 2000 की आपने क्या रिकॉर्ड कर ली, 2000 की आपने रिफंड लाइबिलिटी। तो ये अगर राइट टू रिटर्न के केसेस के अंदर कंसिडरेशन जो है वो वेरिएबल होती है। उसके बाद आपके पास फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको वही कंसिडरेशन फ्यूचर में रिसीव होनी है, तो आज आपने क्या करना है, उसको डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटिंग। फ्यूचर की जो वैल्यू होती है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का नाम होता है डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर पे लेके जाने का नाम होता है कंपाउंडिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है आपने। कैलकुलेट वही अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू 1 + r रेज़ टू पावर -n।
Root enters into a contract with the customer to sell equipment on 31st December 20x1. Control of the equipment transferred to the customer on that date. The price stated in the contract is 1 million and is due on 31st December 20x3. पेमेंट कब मिलनी है? पेमेंट मिलनी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है 2001 को, 31 दिसंबर 2001 को, पेमेंट मिलनी है 31 दिसंबर 2003 को, 2 साल बाद। इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% रिक्वायर्ड क्या है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपने क्या करना है भाई, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अभी मैंने बताया था। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है? फ्यूचर वैल्यू है आपके पास 1 मिलियन। 1 प्लस आर है 10%, तो 0.1 आ गया डेसिमल्स में, और -2 नंबर ऑफ ईयर, 2 साल बाद पेमेंट मिलेगी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -2, ये 0.826 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से, तो ये आ जाएगा 826446। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप डेबिट करोगे किस चीज को? रिसीवेबल को। क्रेडिट करोगे किस चीज को? रेवेन्यू को। किस अमाउंट से? 826446। सो आपने क्या किया भाई, इसके फाइनेंसिंग एलिमेंट को कंसीडर किया कि पेमेंट मिलनी है 2 साल बाद, तो आपने उसकी क्या कैलकुलेट कर ली? प्रेजेंट वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर। उसके बाद है नॉन कैश कॉन्सिडरेशन। नॉन कैश कॉन्सिडरेशन का मतलब कैश नहीं मिल रहा आपको, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, कोई भी नॉन कैश चीज मिल रही है, एक्सचेंज हो रहा है कोई एसेट, नॉन कैश। तो आप क्या करेंगे भाई, आपने सबसे पहले देखना है कि जो चीज आपको नॉन कैश मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसकी फेयर वैल्यू पे इस ट्रांजेक्शन को डिटरमिन करना है। फॉर एग्जांपल शेयर मिल रहे हैं, तो जो शेयर मिल रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू। अगर ये पॉसिबल ना हो कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, तो फिर वेंडर इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट बाय दिस बाय यूजिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द गुड्स सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो चीज आप दे रहे हो, बेच रहे हो, वो अकेले आप कितने के में बेचते हो, स्टैंड अलोन प्राइसेस की देख के उसके हिसाब से फिर उसकी वैल्यू को मेजर करें। वैसे तो जो नॉन कैश चीज आपको मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या है वो देख लें, फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो जो चीज आपने सेल की है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या है। एग्जाम्पल देखिए, डैन सेल गुड्स टू स्टैन, कंट्रोल ओवर द गुड्स इज ट्रांसफर्ड ऑन 1st January, द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय डैन इज 1000 शेयर्स इन स्टैन विद द फेयर वैल्यू ऑफ $4 ईच। बाय 31st December द शेयर इन स्टैन हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ $5। अब आपको क्या हुआ, आपको बदले में मिले शेयर्स। आपने क्या करना है, डेबिट करना है फाइनेंशियल एसेट को, क्योंकि शेयर फाइनेंशियल एसेट होता है। कितने शेयर्स थे भाई? आपको मिले हैं 1000 शेयर, और उस पे उनकी शेयर की प्राइस है $4, तो हो गया 4000। और क्रेडिट कर दोगे रेवेन्यू को 4000 से, क्योंकि आपने गुड्स सेल की हैं, सेल गुड्स, बदले में आपको मिले हैं शेयर्स। तो जिस तरह कैश रिकॉर्ड करते थे उस तरह शेयर रिकॉर्ड कर लिए, क्रेडिट वही हुआ, रेवेन्यू 4000 का। फिर ये शेयर $5 का हो गया ये रेंट पे। अब आपने रेवेन्यू की अमाउंट को नहीं छेड़ना, क्योंकि रेवेन्यू तो एक दफा रिकॉर्ड हो गया, बस हो गया। हाँ, आप शेयर की जो वैल्यू बढ़ी है वो वही जो जिसका थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो फिर आप शेयर आपका एसेट है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। वो कितने का हो गया? $5 का, तो 1000 से बढ़ा दो। और अब ये जो गेन आया है ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा 1000 का। ये रेवेन्यू को नहीं छेड़ेंगे, रेवेन्यू 4000 पे रिकॉर्ड हो गया। अब रेवेन्यू को नहीं छेड़ना, ये जो फाइनेंशियल एसेट में इंक्रीज आया है ये आपकी इनकम है, ये रेवेन्यू था और ये आपकी इनकम है। इसका कोई रेवेन्यू से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक दफा रेवेन्यू उसी पॉइंट पे रिकॉर्ड हुआ था जिस टाइम पे आपने गुड सेल किए थे। उसके बाद शेयर की वैल्यू बदलती है, कम होती है, चेंज होती है, उससे रेवेन्यू पे फर्क नहीं आएगा। उसमें प्रॉफिट और लॉस में, इनकम और एक्सपेंस पे फर्क आ सकता है, गेन और लॉस पे फर्क आ सकता है, लेकिन आपके पास इन चीजों में फर्क नहीं आएगा।